नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की गुरुवार को 9वें दिन की कार्रवाई हुई और इस दौरान पहले प्रश्नकाल और फिर बजट पर चर्चा हुई। आखिर में 5 विधेयक भी पारित किए गए, जिसके बाद सदन को 26 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में बजट पर चर्चा के दौरान परिवहन मंत्री अनिल विज और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच काफी देर तक बहस देखने को मिली। दरअसल हुड्डा बजट पर चर्चा करते हुए सरकार को घेर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को कर्जे में डुबा रही है और इसी बीच विज ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि समस्या नहीं, समाधान बताइए। इस पर हुड्डा भड़क गए। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस का संगठन भी ऐसे ही रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है। नहीं बन पा रहा है, ना ही नेता विपक्ष पर कोई फैसला हो पा रहा है, जिसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। मसला में सवाल आज के विधानसभा सत्र को लेकर भी, और सवाल ये भी कि कब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को नेता विपक्ष मिलेगा, जिसको लेकर राजनीति में गरमाई हुई है, सियासत में हंगामा है और सत्ता पक्ष लगातार इस पर घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। समझने की कोशिश करेंगे। बजट सत्र के कहते कहते अब समय बजट सत्र का भी लगातार चल रहा है और ऐसे में एलओपी अभी तक यहां पर संगठन फैसला नहीं ले पाया है। तो कांग्रेस ऐसे में प्रदेश में कहां पर खड़ी है, कहां अपने आप को आंकती है, ये धरातल से जो उठते हुए सवाल है उनको भी हम अपने पैनलिस्ट के साथ में समझने की पूरी कोशिश यहां पर करेंगे कि किस तरीके से समीकरण हैं और किस तरीके की जो बैठकें हैं कांग्रेस के भीतर जो चली थी और एलओपी पर जिस तरीके से विचार विमर्श हुआ था, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला ठोस दिखाई नहीं दिया है। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और कमल हाडना जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। स्वागत है मैम आपका। और वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी खास प्रोग्राम में। और मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामराजी शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगा और आज के सेशन पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि जिस तरीके से आपको लगातार जो सेशन चल रहा है बजट यहां पर हमने देखा और बजट को लेकर भी तनातनी यहां पर देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार सवालिया निशान यहां पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। 9वें दिन की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से लगातार बहस होती है सदन में और ये लोकतंत्र की गरिमा है और जिस तरीके से जनता चुनाव अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर विधानसभा में भेजती है नेताओं को, तो वहां पर आम बात है कि गहमागहमी होती भी है। लेकिन धरातल के मुद्दों को अगर देखा जाए तो किस तरीके से देख रहे हैं बजट नंबर ऑफ बजट में देख रहे हैं या फिर धरातल के जो आंकड़े हैं, रोड मैप है 5 साल का, वो सरकार ने दिखाया है इस बजट के माध्यम से, किस तरीके से? देखो, मैं बता रहा हूं, ये बजट हमारा रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खेल, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। महिला सशक्तिकरण, हमारी बहनों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ताकि आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत हो, हमारी आधी आबादी ज्यादा मजबूत हो, हमारी मातृ शक्ति मजबूत हो। और जिस तरह से हमारी सरकार ने हमारी बहनों के लिए किया, महामहिम राष्ट्रपति हमारी बहन है, आदिवासी समाज से संबंध रखती है, केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी बहन है और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा की बेटी हमारी बहन है। और 3 तलाक मुस्लिम बहनों को बहुत परेशान करता था, वो हमारी सरकार ने खत्म किया। 33% आरक्षण हमारी बहनों को दिया। बीमा सखी योजना हम लेकर आए, नमो ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, अब लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए। हमारी बहनों को 2100 रुपए महीना मिलेगा और लगभग 5000 करोड़ का प्रावधान इसमें बजट में रखा गया है। और ऐसे ही किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। किसान कल्याण, नारी सशक्तिकरण, युवा उत्थान, ये हमारे टॉप एजेंडे हैं। हरियाणा एआई मिशन की होगी,
अपना हब की तरफ जो है तैयार कर रहे हैं हरियाणा को आप शर्मा जी, लेकिन विपक्ष जो है लगातार सवाल ये कर रहा है कि 5,000 करोड़ आप महिलाओं के लिए लाड़ो योजना के माध्यम से लेकर आए, क्या ये काफी है? और ये काफी है तो वो तो तारीख पूछ रहे हैं विपक्ष तो। देखो ऐसा है, ये अपना काम तो इन पे हो नहीं रहा, नेता प्रतिपक्ष ये दे नहीं पा रहे, इनकी पार्टी में आपस में लठ बज रहा है, इनमें संगठन ये बना नहीं पाए, और इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी कांग्रेस है, कहीं इनके कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है। और महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे शैलजा बहन जी का, जिस तरह से इन्होंने अनादर किया है और जिस तरह से इनमें लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं। इनके ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे आजादी से पहले, ऐसे इनका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं, जनता का आशीर्वाद, छत्ती बहादुरी का आशीर्वाद ले रहे हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणा भी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और 3 पीढ़ी जिसकी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये इसकी शुरुआत हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, अब केंद्रीय मंत्री। एक और सवाल शर्मा जी, आपको जो है मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपके बीच में, ठीक है, आपने भूमिका बना ली, मैं आपको इंटरप्ट थोड़ी सा कर रहा हूं। एक छोटा सा सवाल क्विकली मैं आपसे जानना चाहता हूं। जिस तरीके से सवाल मेरा नहीं है, विपक्ष है, कांग्रेस, लगातार मैं चर्चा जब करता हूं तो यही सवाल उठ के आता है कि आपने जो बजट जो है यहां पर तैयार किया है, बजट पेश किया है, उसमें जो है आपने कटौती भी की है। शिक्षा स्वास्थ्य के लेकर जो है मुद्दे पर आपको घेरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। रोजगार को लेकर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, रोजगार का क्या रोड मैप तैयार किया गया है, उस पर एक क्विकली जो है रिस्पॉन्स मैं आपकी तरफ से चाहता हूं। आपने बहुत बढ़िया बात कही है। हम 50 लाख रोजगार देंगे, 50 लाख। और विकसित भारत का जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन जन के चेते, और विदेश में हमारी जिस तरह से उन्होंने दाग जमाई, और उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ, धारा 370-35 से हटाई गई। जिस तरह से उन्होंने विकसित भारत का एक सपना देखा है, ऐसे हरियाणा को विकसित बनाने में ये मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से इन्होंने रोजगार की बात कही है ना, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। इनके टाइम में रोजगार कैसे मिलता था और आज कैसे मिलता है? इनके टाइम में रोजगार मिलता था परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर मिलता था। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे बच्चे, पूरे हरियाणा का परिवार मेरा परिवार है, मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के अपने बच्चों को रोजगार दूंगा। और उन्होंने दिया। उनका अनुसरण डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी, हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं, वो उनका अनुसरण कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, लगभग 2.25 लाख रोजगार हमने दिया। सेकंड टर्म में इसका जवाब भी ले लेते हैं। कमल जी जो है आपकी बातों से नाखुश नजर आ रही हैं, लगातार जो है वो इस पर जो है कमेंट करना चाह रही हैं। कमल जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो है रोड मैप तैयार किया गया, जो भूमिका शर्मा जी बता रहे हैं वो उस तरीके की तैयार है? भाई 50 लाख रोजगार देने की पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है और आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज, रामराजी शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि आपके संगठन को मजबूती नहीं है। किस स्थिति पर खड़ी है जो है कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में, वो तो देख नहीं पा रहे, एलओपी चुन नहीं पा रहे हैं, वो जो है लगातार जो है कमियां निकाल रहे हैं। कभी अच्छे नजर से भी देखिए बजट को। कमल आपको मैं जवाब दे देती हूँ। जी 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 प्लीज। हाँ जी गौरव जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। ठीक है, सबसे पहले तो 2 लाइनें, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर में, जिसमें राम राज्य का घर भी होगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर में, बस्ती में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो इन्होंने कितनी झूठ बातें बोलते हैं ये लोग जो कहते हैं शैलजा का अपमान इन्हीं लोगों ने किया। आज तक कोई वीडियो नहीं दिखा पाया हमने शैलजा बहन का कहाँ अपमान किया। अब नाक रगड़ कर माफी मांग कर जाए, अगर प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे तो इनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में शर्म से ही डूब मरना चाहिए इनको, तो चुल्लू भर पानी की भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, झूठ और सिर्फ झूठ इनसे आप भाजपाइयों से 12-13 साल झूठी चल रहा है सब। गौरव जी आप चुप कराइए उसको।
गौरव जी नहीं, आप जो है तो अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसमें जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इन्होंने कहा विदेशों में हमारा डंका बज गया, तो एक मैं डंके की मैं एक बात मैं बताती हूँ कि बालेश धनखड़ 40 जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में था, बालेश धनखड़, उसने वहाँ पर उसको 40 साल की सजा हुई है। बीजेपी का था वो अध्यक्ष वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, जिससे 13 रेप किए, उनकी रिकॉर्डिंग की, डायरी तक मेंटेन की उसने। बड़ा सच में डंका बज गया भाई। उसमें ट्रंप ने भी नहीं बुलाया उसमें आपका क्या कहते हैं अपने शपथ समारोह में। और दूसरी बात, फेक न्यूज में भी नंबर 1 हो गया। और एक ग्रोक आया है, वो इसको नहीं पता होगा भाजपा के प्रवक्ता को। ग्रोक से कोई भी सवाल पूछो, शायद ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मालूम होगा ग्रोक क्या है। ग्रोक से कोई भी सवाल पूछो, आपको बिल्कुल सटीक जवाब देगा। अगर आप गाली देकर पूछोगे तो वो गाली देकर भी जवाब देगा। आप पूछे तड़ीपार कौन है, अंधभक्त कौन है, जैसे ये अंधभक्त है, भाजपा के प्रवक्ता सारे ग्रोक पे बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन एनओसी और बजट को लेकर आज आप विस्तृत जानकारी। मैं सारी बातें बता रही हूँ ना, आप एक चीजें तभी मैं थोड़ा सा, उन्होंने भूमिका बनाई तो मैं भी तो बताऊंगी ना भूमिका क्या है। ठीक है जी। 50 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, शर्म भी नहीं आती, झूठ बोलते हैं। इनको तो रोजगार मिला हुआ है, इनको तो अच्छी इंटरनेशनल झूठी पार्टी आपके पास, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 50 लाख रोजगार मिलेंगे 2047 तक, कमाल नहीं हो गया। और एक नया शगुफा छोड़ा प्रधानमंत्री ने कि हम वो नींव रख रहे हैं तो 1000 साल बाद भारत दिखेगा। भाई कमाल ही कर दी, इतने दूर रखी है। कैसे हो भी सकता है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है ना, अमर पट्टा लिखवा कर आए हैं, तो 1000 साल के बाद का हिंदुस्तान भी वो देख सकते हैं। दूसरी बात, बजट जो बताते हैं इतना बड़ा है, हमारे टाइम पर 17.9% से सालाना जीडीपी बढ़ती थी। हमारे टाइम से, जब हमारी सरकार थी 2005 से लेकर 14 तक, तो सालाना जो हमारी जीडीपी थी सर वो बढ़ती थी 17.9% की दर से पर ईयर की बात बता रही मैं, नॉट कि भाई यहाँ 5 सालों में ये बढ़ी, पर ईयर के हिसाब से बढ़ती थी। ये कहते हैं कि जी जो 3 लाख समथिंग कमा रहा है वो तो बीपीएल की श्रेणी में आएगा नहीं, जो 1,80,000 से कम कमा रहा है वो बीपीएल की श्रेणी में है। तो इन्होंने अब धीरे धीरे क्या किया है, बीपीएल की श्रेणी को टोटली खत्म कर देंगे, क्योंकि ना तो ये 5 में सिलेंडर दे पाएंगे, ना 100 गज प्लॉट देंगे, क्योंकि जितना बजट है उसे 62,000 करोड़ तो इनकी किस्त और ब्याज में चला जाएगा। तो इनके पास बचेगा क्या? महिलाओं के लिए जो 5,000 की बात की, तो 19,84,786 महिलाएं कवर होंगी। तब इन्होंने नहीं कहा था, अभी कहा कैटेगराइजेशन किसी ने बोला, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक डिबेट करके हटी थी कि कैटेगराइज करेंगे कि 2100 रुपए किस किस को देने हैं। 5,000 का भी प्रावधान है गौरव जी, ये एक्चुअल बजट नहीं है, ये तो ये है कि एक्सपेक्टेड, प्रस्तावित कि इतना टैक्स आएगा और हम इतना खर्चा करेंगे। अब वो कितना आएगा, कब आएगा, वो इस बंदे को आंकड़े बिल्कुल पता है ही नहीं। कल भी ये ही वॉज नम एंड ही वॉज जीरो कि भाई आंकड़ों पर कोई बात कर सके ये बंदा। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने महंगाई दर 4.8% है, ये हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं। गवर्नमेंट कहती है कि पर कैपिटा इनकम 3,53,182 हो गई है। तो भाई 70-80% लोग बीपीएल की श्रेणी में क्यों रखे आपने? और वैसे भी इन्होंने वोट ठगने के लिए, चंदा चोर पार्टी ने, इन्होंने वोटों पर भी डकैती डाली। इन्होंने एक ही आदमी के 48 बच्चे दिखा दिए और 13 बच्चे 37 साल के, ऐसे ही घपला करते हैं। अब जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बहन ने बात उठाई है कि कैसे ये लोग एपिक नंबर के मतलब चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन नाम और एड्रेस चेंज कर रहे हैं, ऐसे धोखे से ये जीते हैं। ये वोट की चोरी से इनको इलेक्शन कमीशन जिताता है सर। दूसरी बात, हमेशा ये बकबक करते हैं हुड्डा साहब के टेन्योर की, हुड्डा साहब के शासनकाल की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जब से 1966 से हरियाणा बना है तब से लेकर हरियाणा में मतलब आप लगा लीजिए कि 60 ईयर्स के करीब हो गए हैं जब से हरियाणा बना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 1977 से लेकर 80 तक देवी लाल का राज था, उस पर कोई बीजेपी वाला बंदा नहीं बोलता। ठीक है, फिर 80 से 87 तक भजन लाल कभी कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनका जो है बेटा बीजेपी में है। फिर आ जाइए आप 1987 से लेकर 91 तक ओम प्रकाश चौटाला और देवी लाल की सरकार थी, तब उन पर भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि तब वो भी ये साथ में मिले थे, बीजेपी शामिल थी उस पर भी। 91 से 96 पर भी भजन लाल की सरकार थी, और उसका बेटा क्योंकि इनके साथ था तो इन्होंने उसके ऊपर भी कभी कोई बात नहीं करी। फिर आ जाइए आप 99 से लेकर 2005 तक चौटाला का राज बीजेपी शामिल थी, तो ये उस टाइम की, उस टेन्योर की बात नहीं करेंगे कि कितने घपले करे इन्होंने। ये मतलब अपने आप को राजा एलओपी की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, कहाँ खड़ी है कांग्रेस प्रदेश में, उसकी भी बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। 5 सेकंड और मेरी बात खत्म नहीं है।
हाँ, मैं कहती तो ये उस बात की बात नहीं करते, क्या हरिश्चंद्र की औलाद थे क्या ये सारे भाजपाई जो थे 1966 से लेकर ये 2005 तक। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे राजा हरिश्चंद्र का हम कहते हैं ना, सत्यावादी राजा हरिश्चंद्र, तो मतलब सच्चाई के साथ उनका पर्याय बन गया है हरिश्चंद्र जी। वो टाइम अब आ गया है, हो ही गया है कि झूठ का पर्याय मोदी जी भी बन गया और सारे इनके प्रवक्ता और जो भी इनके चाटुकार हैं, जो भी मंत्री हैं, सब झूठ पर झूठ बोलते हैं दबादब। और एक छोटी सी बात आज मैं, छोटी नहीं पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज जो है आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की और केंद्र की सरकार ने मिलकर किसानों को अरेस्ट किया। इन्होंने मिलकर अरेस्ट किया, केंद्र की सरकार भी साथ में मिली हुई थी, क्योंकि ये है तो पीछे से बीजेपी को लाने वाली तो अरविंद केजरीवाल की ही सरकार है, उसी ने लाया। मेरे पास तस्वीरें भी है, मैं दिखा भी चुकी हूँ कई बार। किसानों को, नेताओं को अलग अलग रखा गया, मोबाइल ले लिए गए, बाकियों को अरेस्ट कर लिया। कौन कहाँ पर है, गल्लेबाजी की तबीयत खराब हुई तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। पंडेर जी को दो मुख्य नेताओं के नाम बता हो गया। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना और जो है आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, बजट पर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र के साथ मिले हुए हैं ये। ठीक है मैम, कमल जी हो गया, मैं आऊंगा आपके पास में कमल जी फाइनल कमेंट के लिए, लेकिन वीरेंद्र जी के पास भी जाना है मुझे और समय भी कम है। वीरेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? वीरेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज वीरेंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको जो है दुरुस्त कराकर मैं वापस आता हूं। ठीक है रामराज जी, ठीक है, मैं दुरुस्त करा रहा हूं वीरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में अगर समय रहते, अगर आवाज जो है दुरुस्त हो गई। रामराज जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप कमल जी की बातों का जो है रिस्पॉन्स कीजिए जरा। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए 2047 तक का जो है आपने ये 50 लाख रोजगार को लेकर बनाया है और वो कह रही है कि एलओपी पर आप जो है हमें घेर रहे हैं और लगातार संगठन विपक्ष में आवाज रख रहा है सदन में विपक्ष के नाते। देखो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने पंजाब के किसानों की आवाज उठाई, उसमें तो ये भी दोषी हैं, ये भी दोषी हैं। आम आदमी पार्टी इनका घटक दल है, इन्होंने वहां किसानों को बहकाया, वो पंजाब का किसान इनकी बहकाई में आ गया। अब इन्होंने चाहिए था पंजाब के किसान को पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलाते, क्योंकि ये उनका घटक दल है। हरियाणा के किसानों को भी इन्होंने भड़काया था। ठीक है, रामराज जी का भी टेक्निकल एरर मुझे दिखाई दे रहा है, वहां जो है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है फोन। कमल जी समस्या ये है कि आप जो है कमियां ही गिनाते रहते हैं, रामराज जी भी यही कह रहे हैं। देखिए बात सुनिए सर, विपक्ष में क्या ये नहीं था विपक्ष का सवाल नहीं उठाएगा? हाँ। एक हिंदी, अगर एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की अगर आप बात करें तो विपक्ष और आपका जो सत्ता पक्ष है, ये लोकतंत्र के दो पहिए हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी लोकतंत्र आगे चलेगा, नहीं तो लोकतंत्र की धज्जियां तो वैसे इन्होंने उड़ाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती थी कि ये तो बड़ी मतलब सदन में विधानसभा के पटल पर वहां पर हम लोग बजट पर बहस चाहते थे, इन्होंने बहस नहीं होने दी, मुद्दे को भटका दिया, पता नहीं 2008-9 की किसी भर्ती को ले आए। मतलब कमियां मैं ना गिनाऊं, ये हमेशा कांग्रेस को कोसते हैं, आपने कभी इनको कहा? चलो ठीक है, वीरेंद्र जी मुझे बताया जा रहा है, वीरेंद्र जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। वीरेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। ठीक है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि बजट पर आपकी नजरें लगातार हैं, बजट जो जिस तरीके से कह रहे हैं, आपने शिक्षा में घटा दिया, आपने रोजगार में दिक्कत है, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो 5000 करोड़ की बात कर रहे हैं उस पर भी जो है काफी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है सरकार कह रही है कि काफी अच्छा बजट है और पहले की तुलना में 13.7% भी अधिक बजट लाया गया है। कांग्रेस के पास में तो एलओपी नहीं है, उस पर भी सियासत तेज है और उस पर भी जो है सत्ता पक्ष ये लगातार सवाल उठा रहा है और रामराज जी शर्मा जी भी जिक्र कर रहे हैं। जी समय रहते प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम प्रवक्ता साथियों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंड करने का तरीका है। इनको सिखाया, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बात करेंगे। रामराज शर्मा वरिष्ठ साथी हैं, बड़े सीनियर है, लेकिन इनको रटी रटाई बात आती है कि आपने चर्चा की है हरियाणा बजट की और ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की। विश्वविख्यात बहुत बड़े महान नेता, हमारा डंका बजता है, बहुत बड़े काम किए हैं। अरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अगर कोई बेड़ियों में जकड़ करके हिंदुस्तानियों को लेकर के आया तो इनकी सरकारों में लेकर के आया। ये कहते हैं डंका बजता है। अभी बैंडी कह रही थी तो अमेरिका के अंदर जब बहुत सेरेमनी थी तो उसमें इनको बुलाया नहीं गया और किस तरह से इन्विटेशन इन्होंने लिया, भाग दौड़ करके इनके मंत्रियों को भेज करके वो पूरी जग जाहिर चीजें हैं क्या किया। अब बात करें बजट की, तो ये बजट जो है सिर्फ आंकड़ों की एक बाजीगिरी इन्होंने पेश की है, बढ़ा चढ़ा करके इन्होंने पेश किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के में जो इन्होंने अनदेखी की है वो सरासर ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक इनके नेताओं ने उड़ाया, पूरे हरियाणा और पूरे देश के लोगों ने देखा कि इन्होंने किस तरह की वाहियात किस्म की बातें विधानसभा के अंदर रखी है। चर्चा का माहौल, हेल्दी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने किस तरह से मतलब इनमेच्योरिटी वाली जो बातें की है, किस तरह से जलेबी और गोबर की चर्चा इन्होंने की, तो बड़ी शर्म आती है कि चुने नुमाइंदे विधानसभा में जाकर के और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात ना करके इस तरह की बात करते हैं। तो ये एक आंकड़ों की बाजीगिरी इन्होंने की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो बुनियादी जो बेसिक मुद्दे होते हैं जनता जनार्दन के लिए, सब को इन्होंने अनदेखी की है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज आप देखेंगे सुरक्षा का क्या बुरा हाल है। हरियाणा प्रदेश में रोडों की अगर बात करें तो हरियाणा प्रदेश के इंटीरियर की हाईवे की अगर छोड़ दें, बाकी इंटीरियर में जाकर के आप देखें तो रोड है या गड्ढे हैं, यही नहीं समझ आता कि गड्ढे हैं या रोड है। तो पानी की अगर बात करें तो सीवरेज का पानी मिक्स होकर के आता है, मच्छरों की, मलेरिया का भी जो जब सीजन आएगा। तो बुनियादी जो स्वास्थ्य और शिक्षा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो बजट से बहुत दूर रखे गए हैं। बजट में इन्होंने आंकड़ों की गोलबंदी करके, आंकड़ों की एक बाजीगिरी करके पेश करने का काम किया है। तो जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में काम होने चाहिए थे, जिस तरह से शिक्षा के ऊपर इन्होंने एक बजट, अच्छा बजट पेश करना चाहिए था, स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा बजट पेश करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का अपना जरूरी मामला है, वो एलओपी कब तक डिसाइड करेंगे, क्या उनका है वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन आज तो मैं तो यही था कि विधानसभा में जो बजट की चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने सीरियस थे और कितने उन्होंने गहनता से कितनी जनता की मुद्दे का काम किया और मुद्दों के ऊपर उन्होंने चर्चा करने का काम किया। तो मेरे को नहीं लगता हरियाणा प्रदेश के लिए इनके मंत्री नायब सिंह सैनी, अभी रामराज जी कह रहे जनता की हितैषी, जनता के बीच में रहते हैं। इनसे बहुत बड़े नेता कहते हैं कि वो तो उधर पटोले से नीचे नहीं करते और वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो इंद्रजीत जी कुछ कहते हैं। अरे ठीक है वीरेंद्र जी, समय इजाजत नहीं दे रहा इससे आगे बढ़ने की। रामराज शर्मा जी, कमल हंडा जी और वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो है लगातार सियासत गरमाई हुई है, चाहे एलओपी को लेकर हरियाणा प्रदेश के भीतर जो सियासत जो है एक दूसरे पर वार पलटवार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर पाती है, किस तरीके से जो है अपने नेता विपक्ष के नाम पर मोहर लगा पाती है और कब तक लगा पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।